नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरिट मंत्रा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नवरतन मीणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संजीवनी बैच की हमारी ये क्लासें हम लोगों ने निरंतर चालू कर रखी है और प्रतिदिन हमारी एक क्लास आ रही है और हर एक क्लास 1 घंटे की हो रही है। और इसी प्रकार से हम हर एक चैप्टर को फुल डिटेल के अंदर समझ रहे हैं। किसी भी चैप्टर को अपन लोग कोई कमी के साथ में नहीं छोड़ रहे हैं। हमने नए जिलों को पढ़ा तो उन्हें भी डिटेल में पढ़ा, हम लोगों ने स्थिति और विस्तार को पढ़ा, उसे भी हमने डिटेल में पढ़ा। आज हमारा टॉपिक होगा भौतिक विस्तार का और हम इसे भी जो है पूरे डिटेल में समझेंगे। इसकी वजह से अपनी 4 की जगह 5 क्लासें बन जाए, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज़ डिटेल में होनी चाहिए। फ्लो चार्ट्स का तो कंप्लीट यूज़ किया ही जाएगा, किसी भी चीज़ को इसके अंदर छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आपको इस क्लास की पैनल पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम के अंदर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को जो है ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि इन फ्लो चार्ट से शायद ही कोई यूट्यूब पे पढ़ाता होगा। अब अपन लोग बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। जैसा आपको शुरू में बता दिया गया है, हम इस क्लास के अंदर पीवाईक्यूज़ के साथ में फ्लो चार्ट्स का भी उपयोग करेंगे ताकि अपना रिवीजन भी साथ में हो जाए पीवाईक्यू को लेने के कारण। बाकी फ्लो चार्ट जो है आपके कंप्लीट नोट्स से बनाए गए हैं और इन्हीं नोट्स को हम लोगों ने यहाँ पर फ्लो चार्ट्स में समझाया है, चित्र के माध्यम से समझाया है, ताकि आप हर एक चीज़ को जो है कनेक्ट कर सको और हर एक चीज़ को अपनी मेमोरी में ऐड कर सको। तो और इसके अलावा भी अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए, यानी कि ये क्लास खत्म होने के बाद आप इनकी पीडीएफ चाहते हो, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम का लिंक कहाँ मिलेगा? हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक करना और दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर करना, ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास का बेनिफिट उठा सके। अब अपन शुरू करते हैं अपने इसी टॉपिक को। राजस्थान के भौतिक प्रदेश की आज पहली क्लास है और इस क्लास के अंदर अपना पहला ही प्रश्न आता है, पश्चिमी रेतीला मैदान जो है ये किसका अवशेष माना गया है? पश्चिमी रेतीला मैदान किसका अवशेष माना गया है? तो मैं आपको बता दूं कि आपके राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को बांटा गया है। पहला आता है आप लोगों का थार का मरुस्थल। कौन आता है? थार का मरुस्थल। उसके बाद में आता है अरावली प्रदेश, अरावली पर्वत आता है, ठीक है। कौन? अरावली पर्वत। और तीसरे नंबर पर आता है आपका मैदानी प्रदेश। कौन? मैदानी प्रदेश। और चौथे नंबर पर आता है लास्ट में, वो है आपका हाड़ौती का प्रदेश। आपके सामने यहाँ पर कितने चीज़ें आ रही है? 4 जो है आपके प्रदेश है। इन चारों प्रदेशों को 2 अलग भागों में बांटा गया है, जिनमें से आपका जो मरुस्थल है और जो मैदान है, यानी कि जो समतल जो भूभाग है, यह तो आपका किसका अवशेष है? तैतीस सागर का अवशेष है। वहीं पर जो ऊंचा भूभाग है, जैसे हाड़ौती का पठार और जैसे अरावली मैदान, ये किसके भूभाग है? ये आपके गोंडवाना लैंड के भूभाग है। अपन इसे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। देखो, इसका अपना राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? 33 सागर। अब अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो राजस्थान की जितनी भू आकृति, यानी कि जितनी भी भू आकृति हो गई या आकारिकी हो चुकी है, उनको अपन लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले उत्पत्ति के प्रदेश, यानी कि उत्पत्ति में कौन कौन सी भू आकारिकी है। भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर अपनी आकृतियों को किस प्रकार बांटा गया है और उच्चावच के आधार पर अपनी आकृतियाँ किस प्रकार की होती है। जैसे हमने देखा सबसे पहले गोंडवाना लैंड को और उसके बाद देखा 33 सागर को। राजस्थान में केवल 2 ही चीज़ें हैं, गोंडवाना लैंड और 33 सागर। अब देखो, गोंडवाना लैंड का अवशेष कौन है? जैसे अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि ये ऊंचे भूभाग जो होते हैं, ये गोंडवाना लैंड का ये भाग होते हैं। वहीं पर 33 सागर का होता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये किसका भाग होते हैं? आप लोगों के 33 सागर का। यानी कि समतल भूभाग किसका भूभाग होते हैं? आपके 33 सागर का होता है। भौगोलिक वर्गीकरण देखते हैं, यानी कि शब्दावली के अनुसार आपके भौगोलिक वर्गीकरण को अगर हम समझे तो इसको 3 भागों में रखा गया है। सबसे पहले मरु, दूसरा मेरु, तीसरे नंबर पर माल को रखा गया है। मरु किसे कहते हैं? मरुस्थल को कहते हैं। और मेरु जबकि अरावली हो गया या उच्च पर्वतीय क्षेत्र हो चुका है। और माल कहते हैं आपके हाड़ौती प्रदेश को। तो देखो, आपके मरु जो है वो मरुस्थल को कहते हैं, तो आपके मरु से मरुस्थल याद आ जाएगा और माल से आपको मालवा का पठार, यानी कि हाड़ौती का पठार उसी से कनेक्ट है, वो याद आ जाएगा। और मेरु आपको याद रखना ही है, अरावली प्रदेश हो गया। उच्चावच और मापदंडों के आधार पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो उच्चावच जो मापदंडों में हमने देखा 2700 मीटर, 600 मीटर, 150 मीटर, 0 मीटर। अब ये सब चीज़ें क्या है? देखो, मैं आपको इनको आराम से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखो, उच्चावच का मतलब ये होता है कि समुद्र तल से ऊपर उठा हुआ
या नीचे धंसा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? उच्चावच कहलाता है। जो चीज़ समुद्र तल से ऊपर उठी हुई है या समुद्र तल से भी नीचे धसी हुई है वो क्या कहलाती है? उच्चावच कहलाती है। अब देखो समुद्र तल का मतलब हो चुका है एकदम 0 मीटर पे, यानी कि कोई चीज़ बिल्कुल 0 पे है, 0 मीटर ऊँची है, कुछ ऊँची नहीं है, समुद्र तल के बराबर ही है, तो खुद समुद्र तल ही हो जाएगा। और भारत में समुद्र तल जो है वो चेन्नई को बनाया गया है, यानी कि चेन्नई जो है समुद्र तल यानी कि 0 मीटर समुद्र के तल के बराबर है चेन्नई की ऊंचाई। ठीक है। वहीं पर अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोई समुद्र नहीं है, तो इसी कारण यहाँ पर समुद्र तल का कोई भी अपना स्थान नहीं है। अब देखो 150 मीटर ऊंचा अगर कोई भी उच्चावच है, यानी कि कोई भी क्षेत्र अगर 150 मीटर ऊंचा है तो अपन उसे मैदान या मरुस्थल का दर्जा देते हैं। किसका देते हैं? मैदान या मरुस्थल का। और यदि वो 300 मीटर ऊंचा है तो हम उसे पठार का दर्जा देते हैं। किसका देते हैं? और अगर वो समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा है तो हम उसे पहाड़ी का दर्जा देते हैं। और अगर 2700 मीटर ऊंचा है तो हम उसे पर्वत का दर्जा देते हैं। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि समुद्र तल से जो जितना ऊंचा होगा उसका नाम उतना ही अलग अलग होता जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, यदि कोई जो हुआ करती है या कोई स्थान 2700 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है तो वह पर्वत कहलाएगा। और अगर वह 600 मीटर ऊंचा है तो वह पहाड़ी कहलाएगा। और अगर 300 मीटर ऊंचा है तो वह आपका पठार कहलाएगा। 150 मीटर ऊंचा है तो आपका मैदान कहलाएगा। ठीक है। अब देखो ये 600 मीटर ऊंची यानी कि पहाड़ी होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 2700 मीटर ऊंचे पर्वत को, यानी कि समुद्र तल से 2700 मीटर ऊपर होगा तो उसे अपन पर्वत कहेंगे। तो हम अरावली को पर्वत क्यों कहते हैं? तो हम अरावली को पर्वत इसलिए कहते हैं, जब अरावली फर्स्ट टाइम में जब अरावली का निर्माण हुआ था उस टाइम पे अरावली की ऊंचाई 2800 से भी अबाव थी, यानी कि 2800 से भी ज़्यादा थी। इसी कारण अरावली को हम पर्वत कहते हैं। और पहले से ही पर्वत कहने के आने के कारण हम आज भी उसे पर्वत ही कहते हैं। हालांकि अब उसकी ऊंचाई जो है इस पर्वत के बराबर नहीं है, किंतु फिर भी हम उसे पहले पर्वत कहते थे, इसलिए आज भी उसे पर्वत के नाम से ही जानते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर महाद्वीपों की उत्पत्ति यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझेंगे। और यह देखो महाद्वीपों की उत्पत्ति के लिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत दिया अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने दिया? अल्फ्रेड वेगनर ने। कब दिया? 1912 में दिया था। कब दिया? 1912 में दिया था। और इसके अंदर बताया गया है, इससे पहले की कुछ बेसिक देखें तो वर्तमान में जो है अपने 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है। और यह 29% जल से घिरे हुए महाद्वीप है और 71% जल से घिरे हुए और 29% अपने स्थल से घिरे हुए। ठीक है। 29% महाद्वीप जो है 29% है, वही महासागर के 71% आपके महासागरों का जल है। अब देखो इस सिद्धांत में बताया गया था कि प्रारंभ में शुरू के अंदर, यानी जब प्रारंभ हुआ था पृथ्वी का उस समय, यानी कि 30 से 40 करोड़ वर्ष पहले की बात है, कार्बोनिफेरस युग था। उस समय पृथ्वी पर केवल 2 ही चीज़ें थी, एक का नाम था पेंजिया और एक का नाम था पेंथालासा। पेंजिया क्या होता था? जो महाद्वीप, जैसे आज अपने 7 महाद्वीप है वैसे केवल एक ही महाद्वीप था, उसका नाम था पेंजिया। और पेंथालासा क्या होता है? जैसे आज 5 महासागर है उसी प्रकार उस समय केवल एक ही महासागर था जिसका नाम था पेंथालासा। यानी कि पेंथालासा जो है ये जल का जो क्षेत्र है इसे अपन पेंथालासा कहते हैं। और जो आप लोगों के यहाँ पर ये स्थलीय भूभाग है इसे अपन लोग पेंजिया कहते हैं। अब ये पेंजिया भी 2 भागों में था। जैसे अपने अमेरिका को अपन 2 भागों में बोलते हैं, दक्षिणी उत्तरी, हालांकि वो अलग अलग महाद्वीप है, लेकिन बता रहा हूँ उदाहरण के लिए। जैसे उत्तर व पश्चिमी भाग, ठीक है, देखो इसको बांटा गया था कि ये जो पेंजिया है ये अलग पेंजिया है, कि ये उत्तर वाला पेंजिया है, ये दक्षिण वाला पेंजिया है। ठीक है। पेंजिया को भी इसी प्रकार से 2 भागों में बांटा गया था। अब देखो 20 करोड़ वर्ष बाद क्या होता है? ट्राइसिक युग चलता है। 20 करोड़ वर्ष बाद क्या चलता है? ट्राइसिक युग चलता है। उस टाइम पे क्या होता है कि इस पेंजिया के 2 भाग हो जाते हैं। तो पहला भाग जो उत्तर वाला होता है वो अंगारा लैंड कहलाता है और जो दक्षिण वाला होता है वो गोंडवाना लैंड कहलाता है। उत्तर वाला क्या कहलाता है? अंगारा लैंड या लोरेशिया। ठीक है। और दक्षिण वाला भाग क्या कहलाता है? गोंडवाना लैंड कहलाता है। और जो पेंथालासा था उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम बदलकर 33 सागर हो गया था। उसका नाम बदलकर क्या हो गया था? 33 सागर हो चुका था। ठीक है। अंगारा लैंड किसे कहते हैं? उत्तरी पेंजिया को। और गोंडवाना लैंड किसे कहते हैं? दक्षिणी पेंजिया को। पेंथालासा का नाम बदल गया कितने वर्ष बाद? 20 करोड़ वर्ष बाद। कौन से युग में? ट्राइसिक युग में। और क्या नाम पड़ गया? 33 सागर। पुनः वापिस विभाजन हुआ था इस समय, और इस विभाजन में 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 14 करोड़ 5 वर्ष पहले की बात है, अंगारा लैंड से बने चीज़ें और गोंडवाना लैंड से बनी चीज़ें क्या क्या थी अपन देखते हैं। जो अंगारा लैंड था इसमें फिर विभाजन हुआ, यानी कि 20 करोड़ वर्ष
पूर्व यानी कि जब 30 करोड़ वर्ष पहले तो ये बात हुई कि यहाँ पर पेंथालस और पेंजिया था, उसके 20 करोड़ वर्ष पहले यानी कि उसके 10 करोड़ वर्ष माइनस करो और 20 करोड़ पे आ जाओगे तो उस टाइम पर अपने अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड बन चुका था। फिर उसके बाद में यहाँ पे 14.5 करोड़ वर्ष पीछे जाए तो उसमें अपन ने देखा कि अंगारा लैंड का भी विभाजन हुआ और उससे उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया और ग्रीनलैंड जैसे स्थान बने। वही गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय भारत बन चुका था, दक्षिणी मैदान बन चुका था, अफ्रीका बन चुका था, ऑस्ट्रेलिया बन चुका था, अंटार्कटिका बन चुका था, मेडागास्कर बन चुका था। अब देखो, यदि भारत का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ है तो अपना संबंध ना भारत के लिए अंगारा लैंड का है और ना ही अपने राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई प्रयोग होगा। इसीलिए अपने को अंगारा लैंड को कहीं पर भी नहीं पढ़ना है, अपने लिए केवल गोंडवाना लैंड का ही काम का है, क्योंकि अपने लिए प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण किससे हुआ है? गोंडवाना लैंड से हुआ है। और ये सब कब हुआ है? जुरासिक युग के 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व। अब देखो, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को अपन लोग समझते हैं। तो देखो, यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि प्लेट विवर्तनिक जो सिद्धांत है इसमें कहा गया है कि हिमालय और राजस्थान का निर्माण किस प्रकार हुआ है। जब यूरेशियन प्लेट और जो अपनी इंडियन प्लेट थी, यानी कि भारत की जो प्लेट है, यानी कि जो उत्तरी भाग है भारत का, और जब यूरेशियन जो प्लेट है, इनका जब टकराव होता है यानी कि अभिसरण होता है, भूगोल की भाषा में अभिसरण कहते हैं, तब हिमालय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हिमालय का निर्माण होता है। और उस टकराव के कारण जो 33 सागर का जो जल था, वह जल आपके स्थल के रूप में स्थलीय भाग में आया और वहाँ पर मैदान और मरुस्थल जैसी आकृतियों का निर्माण हो गया। और इस चीज़ को क्या कहते हैं? कार्बो भूसन्नति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोबर भूसन्नति इस चीज़ को कहते हैं कि जब 33 सागर का जल आपके स्थलीय भूभाग में आया भारत का, जब, यानी कि आपको अगर मैं इस उदाहरण से समझाऊं, जैसे ये कोई एक प्लेट है, ठीक है, और ये अपने प्लेट है, ये आपकी कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है। ये आपकी कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट है, यानी कि भारत है। अब ये यूरेशियन का मतलब आप यूरोप महाद्वीप समझिए। अगर ये दोनों आपस में टकराएगी, यहाँ पर क्या भरा हुआ है? पानी वगैरह भरा हुआ है। अगर आप दो चीज़ों को, बड़ी चीज़ें जैसे ईंट हो चुकी है, आप उन दोनों को अगर आप टकराओगे, बीच में अगर पानी भरा हुआ है, तो पानी तो ऊपर की तरफ उठेगा ही, क्योंकि उस पानी पे दाब लगेगा और पानी ऊपर की तरफ निकलेगा। और ये चीज़ें क्या होगी? आपस में जुड़ जाएगी। जब ये आपस में जुड़ जाएगी तो पानी ऊपर निकल के इनके ऊपर ऐसे फैल जाएगा। और ये फैलने के कारण जब भारत की इंडियन प्लेट के ऊपर यह पानी फैला, तो इस पानी के फैलने के कारण यहाँ पर मैदान का निर्माण हो गया, यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण हो चुका था। आया बात कंप्लीट समझ में? अब देखो, इस चीज़ को क्या कहते हैं? कोबर भूसन्नति कहते हैं। और देखो, टाइम पीरियड कौन सा था? जब हिमालय बना, जब मैदान, जब मरुस्थल बने, तो वह था आपका तृतीय महाकल्प, जिसे आप लोग सिनोजोइक महाकल्प भी कहते हो। क्या कहते हो? सिनोजोइक महाकल्प भी कहते हो। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण समझ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसकी छोटी मोटी सी डिटेल्स को। भौतिक जो प्रदेश है उनके वर्गीकरण को जो है 4 लोगों ने बांटा था। सबसे पहले विशी मिश्रा ने ट्राई किया और उन्होंने कहा 7 प्रदेशों को अपन, भौतिक प्रदेशों को यानी कि 7 भागों में रख सकते हैं। और ये कब की बात है? 1968 की बात है। इन्होंने कहा कि 7 प्रदेशों में राजस्थान को बांटा जा सकता है, लेकिन यह असफल रहा। उसके बाद फिर 1968 में उसी साल में AK सेन आए और उन्होंने कहा भाई 3 प्रदेशों में भारत को रखेंगे, लेकिन यह भी क्या रहा? असफल रहा। डॉक्टर रामालोचन सिंह का सर्वोत्तम मत दिया गया 1971 में। यह काफ़ी सर्वोत्तम मत माना गया था। इसमें राजस्थान को 2 भागों में बांटा गया, 4 उपभागों में बांटा गया, यानी कि 2 भाग कर दिए, फिर उसके भी 4 उपभाग कर दिए और 12 क्या कर दिए? लघु भाग कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इन चारों उपभागों के भी। लेकिन फिर बाद में इसे मान्य नहीं रखा गया और वर्तमान में जो अपन मानते हैं वह है 1994 में जो अचम सक्सेना और AK तिवारी ने जब 4 प्रदेशों में बांटा अपने राजस्थान को। वो 4 प्रदेश कौन कौन से थे? मरुस्थल, अरावली, मैदान, हाड़ौती, इन 4 प्रदेशों में बांटा। और ये 4 प्रदेश किसके आधार पर बांटे? ऊंचावच और जलवायु। अब ऊंचावच, जलवायु सब जानते हैं, जलवायु मौसम वगैरह होता है, लेकिन ऊंचावच क्या होते हैं? ऊंचावच अपन लोग यहाँ पे आराम से पढ़ के आए थे, ऊंचा यानी कि ऊंचाई के आधार पर समुद्र तल की, तो उस आधार पर इसको रखा गया था। अब देखो कितने प्रदेश हो गए? 4 प्रदेश। कौन कौन से हैं? मरुस्थल, अरावली, मैदान और हाड़ौती। अब देखो, मरुस्थल का विस्तार कितना है? 61.11%। उसकी और अरावली का विस्तार कितना है? 9%। और मैदान का कितना है? 23%। और हाड़ौती का कितना है? 6.89 किलोमीटर। कितना? 6.89 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो मरुस्थल की जनसंख्या 40% है, यानी कि 61% स्थान पर केवल 40% लोग रहते हैं। वहीं अरावली में 9% भूभाग पर 10% लोग रहते हैं। मैदान में 23% भूभाग पर 39% जनसंख्या रहती है। और हाड़ौती में 6.89 की लगभग 7% के आसपास की क्षेत्र में 11% जनसंख्या रहती है।
यानी कि अपने 3 ऐसे स्थान हो गए, अरावली, मैदान और हाड़ौती, जहाँ पर क्षेत्रफल से भी ज़्यादा जनसंख्या रहती है और मरुस्थल का क्षेत्रफल सर्वाधिक है लेकिन जनसंख्या कम रहती है। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं तो मरुस्थल के अंदर वर्षा भी सबसे कम होती है 20 से 40, वहीं पर जो अपना अरावली है इसमें 40 से 60 सेंटीमीटर की वर्षा होती है और मैदानों के अंदर 60 से 80 सेंटीमीटर की होती है और हाड़ौती के अंदर 80 से 100 सेंटीमीटर की हो सकती है। यानी कि यहाँ हमने देखा कि आपके जो मैदान थे, आपके जो मरुस्थल था, यहाँ पर आपका मरुस्थल है, यहाँ अरावली है, यहाँ मैदान है, यहाँ हाड़ौती है। अगर आप एक चीज़ देखोगे, यहाँ 20 सेंटीमीटर हो रही है, यहाँ 40 से, यहाँ पे 40 से 60, यहाँ 60 से 80, यहाँ पर 80 से 100, यानी कि आप इस साइड में आ रहे हो। यानी कि उत्तर पूर्व से, उत्तर पश्चिम से आप अगर दक्षिण पूर्व की तरफ आओगे तो आपकी वर्षा बढ़ती जाएगी। इसको अपन और डिटेल में थोड़ा आगे देखने वाले, आगे आपको चित्र से इसको और समझाऊंगा मैं। देखो मरुस्थल में जलवायु कैसी होती है, शुष्क और अर्ध शुष्क, यानी कि आधा क्षेत्र सूखा हुआ होता है तो कहीं पर आधा नहीं सूखा हुआ होता है, ठीक है। यानी कि कुछ क्षेत्र क्या है, सूखा हुआ है और कुछ क्षेत्र में हल्की हल्की सी नमी है। अरावली की बात करें तो ये उप आर्द्र है और मैदान की बात करें तो ये आर्द्र है और हाड़ौती को अति आर्द्र कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने दिया था? अपने सामने ऑप्शन आते हैं रामालोचन सिंह, AK सिंह, VC मिश्रा और अल्फ्रेड वेगनर। तो राजस्थान के नाम पर अल्फ्रेड वेगनर को तो आप यहाँ पे पहले से ही काट दो। अब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि रामालोचन सिंह को भी जो था एक सर्वश्रेष्ठ, यानी कि इनके जो वर्गीकरण था उसे माना गया था और AK सेन को भी माना गया और VC मिश्रा के और AK सेन दोनों को नहीं माना गया था। देखो यहाँ पर अपन लोगों ने देखा था कि VC मिश्रा ने 7 प्रदेशों में बांटा और असफल होने के कारण ही अगला बना और AK सेन का भी असफल रहा। रामालोचन सिंह जी का तो जो था उसे मान्य रखा गया, उसी के आधार पर इसमें से थोड़े बहुत चेंजेस करके इसे बनाया गया था, लेकिन उसके बाद इसे नहीं माना और इसे मान लिया क्योंकि इसी के आधार पर इसको बनाया गया था और ऑप्शन में रामालोचन सिंह है तो इन्हें इनसे ज़्यादा बेस्ट माना गया है, इसीलिए अपन लोगों ने रामालोचन सिंह का राइट आंसर माना है। ठीक है, ये सब PYQ है, एग्जाम से में पूछे गए क्वेश्चन है, एक भी यहाँ पर अपने साइड से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? कितना क्षेत्रफल, यानी कि जो क्षेत्रफल है अपना राजस्थान का, उसका कितना प्रतिशत थार के मरुस्थल में आता है? हमने अभी पढ़ा था थार का मरुस्थल जो है इसके अंदर 61.11 यानी कि 61.11% क्या है, क्षेत्रफल है और जनसंख्या कितनी निवास करती है? केवल 40% निवास करती है। वर्षा कितनी होती है? 20 से 40 सेंटीमीटर क्या होती है यहाँ पर वर्षा होती है और शुष्क और अर्धशुष्क यहाँ पर क्या है, जलवायु है। अगला प्रश्न अपन लोग देखते हैं, शुष्क रेतीला जो मैदान है, क्वेश्चन है कि आपका शुष्क रेतीला जो मैदान है और अर्धशुष्क जो मैदान है ये अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? यानी कि अपने रेगिस्तान को 2 भाग होते हैं रेगिस्तान के, एक होता है शुष्क और एक होता है अर्धशुष्क। इन दोनों को मध्य से अलग कौन करता है? तो मैं आपको बताऊं, इनको मध्य से अलग करती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। देखो अपन लोग क्या है, थोड़ा सा एक चीज़ को समझ लेते हैं कि जैसे ये अपना राजस्थान है, जैसे ये क्या है अपना राजस्थान है, हाँ ये मैप अपना इतना प्रॉपर नहीं बनेगा जैसा अपन एक बोर्ड पर बनाते हैं, बट आई ट्राई, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस मैप को जो है बेहतर बना सकूँ। तो देखिए मैं इस मैप को थोड़ा बेहतर बना लेता हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, जैसे ये अपना राजस्थान है इस राजस्थान के अंदर अगर हम लोग देखें तो अपने यहाँ पर इस साइड में अपने रेगिस्तान होता है और रेगिस्तान में 2 पार्ट होते हैं, ये होता है आपका शुष्क और ये होता है आपका अर्धशुष्क। ठीक है, शुष्क और अर्धशुष्क ऐसे पार्ट होते हैं। इन पार्ट को मध्य से अलग करती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इनको मध्य से कौन अलग करती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी रेखा? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और उसके अलावा जो अर्धशुष्क की जो बॉर्डर बनाती है, यानी कि अर्धशुष्क जो मैदान है इसकी यहाँ पर बॉर्डर जो बनाती है उसका नाम होता है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी? 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और उसके अलावा अगर हम देखें तो इसी के बाद में जो अरावली के समांतर जो रेखा चलती है उसका नाम है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। जब अरावली के समांतर चलती है कौन सी? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, तो एक और चीज़ आपके अरावली के समांतर चलती है उसका नाम है अरब सागरीय जो हवाएं होती है, अपने मानसून की जो हवाएं आती है अरब सागर की तरफ से, वो भी अरावली के समांतर ही चलती है। तो अरावली के समांतर चलने वाली 2 चीज़ें हो सकी है, एक तो आपका 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और एक आपकी अरब सागर की रेखा है, पवन है सॉरी।
उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो अपनी एक रेखा निकलती है, इसका नाम है 100 सेंटीमीटर। क्या है इसका नाम? 100 सेंटीमीटर। और अपना जो मरुस्थल के अलावा आपका जो मैदान है, ये आपका मैदान है, और यहाँ पर आपका क्या है? पठारी क्षेत्र है। इस मैदानी क्षेत्र और इस पठारी क्षेत्र को अलग करने वाली समवर्षा रेखा का क्या नाम है? तो आप कहोगे उसका नाम है सर 80 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 80 सेंटीमीटर। किसे अलग करती है? मैदानी क्षेत्र को अलग करती है। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? आपके जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अर्धशुष्क और शुष्क को अलग करती है, कौन से राजस्थान को दो भागों में बांट देती है, क्योंकि राजस्थान को यहाँ से दो भाग बढ़ जाते हैं। एक आपका मरुस्थल खुद अकेला 60% लेके इधर निकल जाता है और इधर से 40%, तो ये आपको दो भागों में बांट देती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे राजस्थान के मध्य से कौन निकल रही है, यानी कि अरावली के समांतर, तो वो आपकी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो ये आपका शुष्क अर्धशुष्क का हो चुका है। एक और क्वेश्चन आता है, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा, ऑप्शन में अगर आपको 40 सेंटीमीटर नहीं मिलता है तो दो भागों में विभाजित करती है 50 सेंटीमीटर। कौन सी करती है? 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछे, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा, यानी कि दो भागों में बराबर विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो आपका आंसर होगा 40। बराबर कौन करती है? 40 करती है, और दो भागों में केवल 50 करती है। इस बात को समझो, यानी कि अगर आप किसी चीज़ के टुकड़े करते हो, एक छोटा सा टुकड़ा किया, एक बड़ा टुकड़ा अलग कर दिया, तो उसके दो भाग हो चुके हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को किस तरीके से डिवाइड करते हो कि मध्य से, एकदम मध्य से आप उसको तोड़ोगे तो उसके अंदर दो बराबर भाग हो जाएंगे। तो बराबर कौन करता है? 40, और दो भाग यानी कि दो टुकड़ों में कौन करता है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे अपन लोग चलते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के ऊपर। अब जो है अपना बेसिक खत्म हो चुका है कि इसमें अपन नॉर्मल जो जनरली जो चीज़ें होती है उनको पूछा जाता है, उसको आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब अपन लोग भौतिक प्रदेशों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, हमने इससे पहले एक स्लाइड देखी थी, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जब अपन ने भौतिक प्रदेशों का जो वर्गीकरण किया गया था, इन वैज्ञानिकों को पढ़ा था, तो वीसी मिश्रा, AK सेन और रामालोचन सिंह जी को अपन लोगों ने यहाँ पर कहा कि ये इनका मान्य नहीं रहा। ठीक है, रामालोचन सिंह जी का जो मत था उसके आधार को मान के हुए यहाँ पर HM सक्सेना और AK तिवारी जी ने क्या किया? अपना 4 प्रदेशों का वर्गीकरण किया, जिसमें ये 4 प्रदेश थे। अभी तो देखो यहाँ पर आपने इस स्लाइड के अंदर जो चारों प्रदेशों का एक बेसिक समझा था, अब इन चारों प्रदेशों का पूरा वर्गीकरण देखते हैं कि इनके अंदर भी और कौन कौन से पार्ट है। जैसे मरुस्थल हो गया तो मरुस्थल के 2 भाग है, अरावली हो गया तो अरावली के 3 भाग है, मैदान के 3 भाग है, और हाड़ौती के पठार के 2 भाग है। अब देखो, मरुस्थल इतना बड़ा है कि मैं आपको कहता हूं कि मरुस्थल को पढ़ने में शायद अपने को 2 दिन लग सकते हैं। यानी कि आज की क्लास पूरी बेसिक की होगी, जिसमें भौतिक प्रदेशों का बेसिक इतना कवर कर लिया है। अब भौतिक प्रदेशों का नाम देख लिया है, और इसके अंदर जो छोटी छोटी सी और चीज़ें हैं, जैसे अपन भौतिक प्रदेशों का एक विवरण चार्ट लाए जिसमें कंप्लीट भौतिक प्रदेश होंगे सारे के सारे। इसके अलावा ये आपके देख सकते हो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है उसकी छोटी मोटी सी कुछ विशेषताएं हैं कि उसका बेसिक है, उसको अपन पढ़ेंगे। इसके बाद अपन प्रश्न उत्तरों को करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो मरुस्थल जिले का विस्तार, मरुस्थल का मतलब जो बेसिक है अपन उसको करेंगे कवर। फिर उसके बाद अगली जो क्लासें होंगी उसमें अपन लोग मरुस्थल के वर्गीकरण को समझेंगे। अब मरुस्थल का वर्गीकरण देखो, मैं वापिस से थोड़ा पीछे चलता हूँ, अपनी स्लाइड पे आता हूँ। मरुस्थल का वर्गीकरण हुआ शुष्क अर्धशुष्क में। किस में हुआ? शुष्क और अर्धशुष्क में। तो इस क्लास में अपन लोग मरुस्थल को कवर करेंगे, लेकिन मरुस्थल के जो पार्ट है जैसे अर्धशुष्क और शुष्क, इसको अपन लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। किस में करेंगे? कल की क्लास में। और शुष्क और अर्धशुष्क को अपन लोग कवर करने के बाद में अपन लोग जो है एक दिन का पूरा दिन शुष्क ले जाएगा अपना, जिसमें बालू स्तूप मुक्त और बालू स्तूप युक्त ये दोनों प्रदेशों को पढ़ेंगे। और अगला दिन अर्धशुष्क का जाएगा, और सबसे बड़ा भी अर्धशुष्क ही है। कितना बहुत बड़ा है अर्धशुष्क, क्यों? देखो, अब आपको मैं थोड़ा फिर से 0 लेवल से समझाता हूँ। अपना मरुस्थल है, इसके 2 पार्ट की है, शुष्क अर्धशुष्क। 2 पार्ट कौन करता है? 2 पार्ट करती है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। पीछे अभी एक क्वेश्चन के अंदर और एक डायग्राम में अपन ने छोटा सा समझा था। ठीक है, अब जो शुष्क प्रदेश है, जो ये रेतीला प्रदेश है, और अर्धशुष्क कैसा है? एक बांगर प्रदेश है। अब शुष्क जो रेतीला प्रदेश है, अगर रेत है तो आपको पता है रेगिस्तान के अंदर जो रेतीला प्रदेश होता है उसके अंदर आंधियाँ चलती है, तो उन आंधियों के कारण वहाँ पर एक क्षेत्र को अपन कैसे कहते हैं? बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। और यह बालुका स्तूप युक्त प्रदेश टोटल 58.50% मरुस्थल पे फैला हुआ है। कितने मरुस्थल पर? 58.5% मरुस्थल पर। अब आप कहोगे क्या कंप्लीट मरुस्थल में फैला हुआ है?
या फिर आज इनकम्प्लीट में फैला हुआ है। तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो ये कंप्लीट नहीं, केवल अर्धशुष्क मरुस्थल जो है 25 सेंटीमीटर रेखा के पश्चिमी दिशा के अंदर, ठीक है, ये आपके 25 सेंटीमीटर रेखा, इसके इस साइड का जो एरिया है ये शुष्क प्रदेश होता है। इस एरिया में ही आपके बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है वो अवस्थित है। और इस क्षेत्र को अपन थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और ये बहुत बड़ा प्रदेश है, इसको अपन लोग आराम से पढ़ेंगे। एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और ये जो क्षेत्र है ये 41.50% जो है आपके शुष्क मरुस्थल का पार्ट है, ठीक है। बालू का स्तूप युक्त के अंदर बालू का स्तूप बनते हैं। बालू का स्तूप जैसे आपके पैराबोलिक हो चुके हैं, बरखान हो चुके हैं, सीप हो चुके हैं, सब्र काफिस हो चुके हैं, इस प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं। ये आपके किस में बनेंगे? बालू का स्तूप युक्त के अंदर। और जहां पर कोई बालू का स्तूप नहीं बनता, चट्टानें पाई जाती है, वो होता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। इसके बाद हम देखते हैं अर्धशुष्क, जिसे अपन बांगर प्रदेश कहते हैं। इसी बांगर प्रदेश के अंदर 4 पार्ट है। नंबर 1 है आपका घग्गर नदी, सेकंड नंबर पे शेखावटी प्रदेश, थर्ड नंबर पे नागौरी उच्च भूमि, और फोर्थ नंबर पर लूणी बेसिन। देखो अपन ने 4 पार्ट समझे। सबसे पहला घग्गर नदी। अब ये घग्गर नदी जो है आपके सबसे उत्तर में है, ठीक है। उत्तर श्री गंगानगर हो चुका है, हनुमानगढ़ हो चुका है, शेखावटी प्रदेश, चूरू सीकर झुंझुनू आ चुका है, नागौरी उच्च भूमि जिसके अंदर नागौर, डीडवाना, कुचामन, छोटा मोटा सा अजमेर वगैरह का पार्ट, ब्यावर वगैरह का पार्ट आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा लूणी बेसिन, गोरवाड़ प्रदेश, जिसमें आप लोगों का जालोर, पाली, ये क्षेत्र आपके आने लग जाते हैं। अब आप एक चीज़ को देखो, यहाँ पर अपने जो क्षेत्र है ये अपना अर्धशुष्क जो क्षेत्र है ये है एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंदर घग्गर, ठीक है, ऊपर ही ऊपर उत्तरी उत्तर में घग्गर यानी कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके नीचे कौन आया? सीकर, चूरू, झुंझुनू, उसी के नीचे। फिर उसके नीचे कौन से जिले हैं? अपने नागौर, डीडवाना, कुचामन। फिर उनके नीचे कौन है? पाली। फिर सबसे नीचे इधर झालोर। तो ये अपना क्षेत्र जो है एक विस्तृत उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विस्तार है। अब देखो अपन थोड़ा और आगे देखते हैं, इसमें अरावली का नाम आता है, और अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में अरावली का पार्ट, और सबसे मध्य में अरावली का पार्ट, और सबसे दक्षिण में अरावली का पार्ट। सबसे उत्तर में अरावली का पार्ट यानी कि राजस्थान की उत्तरी दिशा के अंदर, सबसे मध्य के अंदर यानी कि अजमेर वगैरह का पार्ट, सबसे दक्षिण के अंदर उदयपुर आ चुका है, ठीक है, आपका सिरोही आ चुका है जिसके अंदर गुरु शिखर चोटी है। तो ये सब पार्ट आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अपन मैदान को समझते हैं, जिसमें माही नदी यानी कि माही बेसिन, ये कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा के अंदर है। बनास और बाणगंगा का मैदान यानी कि बनास बाणगंगा बेसिन। तो बनास नदी और बाणगंगा का जो मैदान होता है, उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसे अपन क्या कहते हैं? बनास बाणगंगा बेसिन। इसके बाद देखते हैं चंबल बेसिन, यानी कि चंबल नदी जो आपके 6 जिलों से होकर निकलती है, आपके चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती है। वहां से प्रवेश करने के बाद आपके यह ठीक है चित्तौड़, कोटा हो चुका है, समय मधुपुर, यानी कि कुल मिला के 6 जिलों से निकलती है। और इन 6 जिलों का जो क्षेत्र है इसे अपन कहते हैं चंबल बेसिन का क्षेत्र। हाड़ौती की बात करते हैं, और हाड़ौती के अंदर 2 पार्ट है, एक है विंध्यन कगार, एक है दक्कन लावा का पठार। विंध्यन कगार और दक्कन लावा का जो पठार है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब ये देखो कि अपन लोग जो है अभी के टाइम पर थोड़ा सा इसको जो है सारे के सारे जो अपने पार्ट है, यानी कि मरुस्थल, अरावली, मैदान, हाड़ौती, सारे अपने टुकड़े, इन टुकड़ों को अपन एक काम करते हैं कि इनके बारे में जो बेसिक है, यानी कि आगे चल के अपन को यही पढ़ना है, इसको एक बार अपन लोग जो है फ्लो चार्ट के माध्यम से कंप्लीट एक सारणी से अपन लोग इसे समझ लेते हैं। हर चीज़ की सारणी आपको कहीं पर भी मिल सकती है, बट इस टाइप की सारणी, इतना मैं दावा करता हूँ, पूरे यूट्यूब में, पूरी किताबों में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो है इसमें थोड़ा ध्यान देकर हर चीज़ को समझना, आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आएगी। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, LKG UKG पहले दूसरे के बच्चों को इस तरीके के चित्र वाले चार्टों से समझाया जाता है, उससे आपको मैं समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब आप खुद सोच लीजिए कि आपको समझाने के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं। बस आप लोग अपना सपोर्ट जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के पास में, ठीक है। और जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। इस कंप्लीट ज्योग्राफी की आपकी क्या आने वाली है? मैराथन क्लास आने वाली है कंप्लीट ज्योग्राफी की। ऐसे उसके अंदर भी इसी तरीके से चार्ट, क्वेश्चन आंसर वगैरह लेकर आएंगे, और उसमें तो इतने क्वेश्चन होंगे कि मैं इतना दावा करता हूं कि किसी भी एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। अभी के लिए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। विशेषताओं की बात करते हैं, तो विशेषताओं के अंदर अपन लोग देखते हैं कि सबसे पहले विशेषताओं में अपन देखेंगे, अपन ने इसमें जो है अपन ने 14 भागों को अपन समझेंगे इसके अंदर, यानी कि अपने जो 4 प्रदेश है इनके 14 भागों को अपन समझेंगे, जिसमें देखेंगे उन क्षेत्रों का भूभाग कैसा है, यानी कि मरुस्थल, अरावली, मैदान, हाड़ौती, इनका भूभाग कैसा है, इनमें जनसंख्या कितनी निवास करती है, इनमें जनघनत्व कितना है, इनके अंदर वर्षा कितनी होती है, और इनके अंदर जो ये किसका भाग है, इनकी उत्पत्ति का कौन से काल में कब हुई और किससे हुई, इनकी जलवायु किस प्रकार की है, यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन से जिले इनके अंदर है, कौन सी वनस्पति इनके अंदर रहती है, नदियाँ कौन सी निकलती है इधर से, ठीक है। और इसके अलावा देखिए तो यहाँ पे कौन सा खनिज
पाया जाता है, सिंचाई किससे की जाती है और कृषि किस प्रकार की जाती है। इन 14 पार्ट्स को अपन लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। सबसे पहले अपन भूभाग की समझते हैं। हमने पहले भी पढ़ लिया है कि मरुस्थल का 61.11% क्या है, मरुस्थल आपका है। 9% आपका क्या है, अरावली है। 23% क्या है, मैदान है। और 6.89% यानी कि 6.89% आपका क्या है, हाड़ौती है। जनसंख्या की बात भी अपन ने पहले कर ली थी। 40% जनसंख्या आपके मरुस्थल में निवास करती है, यानी कि 61% जो क्षेत्र है इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। अरावली के अंदर 9 में से 10% निवास करती है। मैदान में 23 में से 39% निवास करती है। और आपके जो हाड़ौती है इसमें लगभग 7% के आसपास अपन मानकर भी चले तो भी 11% यहाँ पर निवास करती है। अब यहाँ पे आप देखो डायग्राम्स के अंदर मैंने बताया है कि यहाँ पर जो है मैदान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। मैदान के अंदर क्या पाई जाती है, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जितना क्षेत्रफल है उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर क्या है, जनसंख्या है। लगभग डबल के आसपास जानी हमें आ रही है, क्योंकि 23 का डबल 46 होता है और लगभग 46 के पास में 7% ही कम पड़ा है। ठीक है, उसी तरीके से हाड़ौती का भी लगभग डबल ही होने में आ रहा है। 14% होता है डबल, ठीक है, 13 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 11, यानी कि कुछ 2-3% का ही डिफरेंट है। तो आप देख सकते हो हाड़ौती और अरावली का जो क्षेत्र है यहाँ पर, सॉरी मैदान का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है, सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। जनघनत्व की बात करते हैं, यहाँ पर आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि जहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है और जनसंख्या कम है तो वहाँ का जनघनत्व क्या होगा, कम होगा। इसीलिए जो अपना रेगिस्तान है इसका जनघनत्व क्या है, कम है। क्यों है कम? क्योंकि क्षेत्रफल तो कितना ज़्यादा है और जनसंख्या कितनी कम रहती है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो अरावली जो है, आपके अरावली का जनघनत्व अगर आप देखोगे तो इसका नहीं बताया गया है, क्योंकि आपको सबसे न्यूनतम और सबसे सर्वाधिक जनघनत्व भी महत्वपूर्ण होता है। तो सर्वाधिक किस में पाया जाएगा, मैदानों के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि जो आपका क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल का कितना ज़्यादा परसेंट यहाँ पर आपकी जनसंख्या रहती है। हाड़ौती का देखोगे तो दूसरे नंबर पर हाड़ौती आती है सर्वाधिक के अंदर। ठीक है, इतना सा इंपॉर्टेंट है। वर्षा रेखाओं पर अपन लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। 20 से 40 आपके इसमें निकलती है, 40 से 60 आपके अरावली में निकलती है, 60 में से 80 अपने मैदानों के अंदर निकलती है और हाड़ौती के अंदर 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखाएं निकलती है। 33 सागर की अगर हम बात करें तो यह अपन ने फर्स्ट में देखा था कि मरुस्थल 33 सागर का भाग है, मैदान 33 सागर का भाग है। ये जो भाग कैसे, जो समतल है वो 33 सागर का हो चुका है और जो उबड़ खाबड़ ऊंचे है उनको अपन लोग गोंडवाना लैंड का भाग कहते हैं। जैसे अरावली और हाड़ौती, इनके ऊपर अपन लोग चर्चाएं कर चुके हैं। लगभग यहाँ तक अपन लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि आप लोगों की उत्पत्ति, यानी कि ये मरुस्थल है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, अरावली की किससे हुई है, मैदान की किससे हुई है और हाड़ौती की किससे हुई है। ठीक है, तो उत्पत्ति अपने मरुस्थल की बात करें तो यहाँ पे प्लीस्टोसिन युग आएगा। कौन सा आएगा, प्लीस्टोसिन युग आएगा। मैं इसे थोड़ा सा जो है बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ताकि आप लोग जो है हर चीज़ को आसानी से समझ सको। देखो यहाँ पर अपन लोग देख रहे हैं अपने मरुस्थल को, और इसमें अपन लोगों ने देखा कि हाड़ौती की उत्पत्ति प्लेस्टोसिनी युग से हुई है। यानी कि यहाँ पे प लिख देना आप लोग, यानी कि प्लेस्टोसिनी युग से किसकी हुई है। आप इसको ऐसे नहीं तो आपको इसको होलोसिन युग भी कह सकते हो। होलोसिन युग में किसकी उत्पत्ति हुई है, आपके मरुस्थल की हुई है। किसकी हुई है, मरुस्थल की। और सबसे नवीनतम प्रदेश है, यानी कि होलोसिन युग जो अभी चल रहा है ये क्या है, एक होलोसिन युग है। और इसी के अंदर किसका निर्माण हुआ है, सबसे नवीनतम यानी कि मरुस्थल का निर्माण हुआ है। वहीं पर अरावली सबसे प्राचीन है, जो प्री कैम्बियन युग था जिस टाइम पर अपने अरावली का निर्माण हुआ था, और ये सबसे प्राचीनतम जो है आपका भौगोलिक प्रदेश है। प्लीस्टोसिन के अंदर ही यानी कि होलोसिन के अंदर ही मैदानों का निर्माण हुआ, तो हम कह सकते हैं ये भी क्या होगा, नवीनतम होगा। क्रिटेशियस युग का बात करें तो क्रिटेशियस युग है वो प्री कैम्बियन के बाद आया था, इसलिए सेकंड प्राचीन कौन हो चुके हैं, आपके हाड़ौती हो चुके हैं। अब यहाँ हम जलवायु की बात करें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जलवायु को भी, कि शुष्क अर्धशुष्क जलवायु मरुस्थल के अंदर है। ठीक है, अगर आप इसे वर्गीकरण में देखते हो, वैज्ञानिक वर्गीकरणों में, तो BW, HW और अर्धशुष्क के अंदर क्या आता है, BS, HW। देखो आपके B तो किस में आ चुका है, देखना एक बात समझो, आपके इसमें आ रहा है अर्धशुष्क, अर्धशुष्क आ रहा है जिसमें आपके ज़्यादा वर्ड है। देखो HW, BHW ये आपके सेम है, इसके अंदर देखो B, ठीक है, HW, बस बीच का वर्ड चेंज हुआ, इधर W है और इधर S है। तो आप इसके अंदर देखो ज़्यादा वर्ड आ रहे हैं, यानी कि अर्धशुष्क, शुष्क आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें जिसमें शुष्क एस से स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम, उसमें एस नहीं लगाना है। इसमें क्यों कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, और जिसमें एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है उसमें एस लगा दो। इसमें एस से स्टार्ट हो रहा है शुष्क, इसलिए अपन लोगों ने इसमें एस नहीं लगाया, और इसमें एस से स्टार्ट नहीं हो रहा है इसलिए एस लगा दिया। मैंने ऐसे आपको बता रहा हूँ, इसे कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये मैं जैसे मैं याद करता हूँ वैसे आपको बता रहा हूँ, ताकि आप भी हो सके तो आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आपके हिसाब से आप कर लेना। उपाद्र का मतलब होता है कि यानी कि आपके आद्र को भी मिला दो
और थोड़ा बहुत जो है आपके अर्धशुष्क प्रदेश को मिला दो, फिर आपका क्या बन जाएगा, उपाद्र बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें आर्द्र को मिलाया और अर्धशुष्क को मिलाया तो क्या बन गया, उपाद्र बन गया। तो इसीलिए उपाद्र में आपके अर्धशुष्क यानी कि BSHW और मैदान यानी कि CWG, ठीक है, इसको मिलाया गया। और मैदान की जलवायु किसी आर्द्र जिसे CWG कहते हैं और अति आर्द्र का मतलब होता है AW। ठीक है, ये 4 वर्गीकरण, वैज्ञानिक वर्गीकरण अपने यहाँ पर कितने हैं, 5। वैज्ञानिक वर्गीकरण कितने हैं अपने यहाँ पर, 5 है। कितने हैं, 5 है। क्यों है 5, क्योंकि BWHW, BSHW, CWG, ठीक है, और इसके बाद AW, सॉरी यहाँ पर 4 ही है। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, वैज्ञानिक वर्गीकरण भी अपने 4 ही है। ठीक है, आप एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस करना कि आपके सब चीज़ यहाँ पे 4, देखो भौतिक प्रदेश कितने, 4, जलवायु कितनी है आपके यहाँ पर, अगर हम जलवायु की बात करें तो जो जलवायु है वो आपके यहाँ पर 5 है। ठीक है, और अगर आप वैज्ञानिक जलवायु को देखते हो तो आपके यहाँ पर कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। अपने नॉर्मली जो जलवायु होती है वो 5 होती है। कैसे, जैसे आपके शुष्क अलग जलवायु है, अर्धशुष्क अलग जलवायु है, उपाद्र अलग जलवायु है, आर्द्र अलग जलवायु है और अति आर्द्र, यानी कि 5 हो चुकी है। और आपके वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो उसमें 4 जलवायु होती है, जैसे BWHW, BSHW, CWG और AW। BSHW और CWG को मिला के बनी है उपाद्र, इसलिए इसको अपन लोग अलग नहीं करेंगे। चलो आप लोग इतना कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, आप देखिए अपने मिट्टी को, मिट्टी कौन सी पाई जाती है, रेगिस्तान है, रेतीला क्षेत्र है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है, बलुई, जिसे आपकी वैज्ञानिक भाषा में एरिडोसोल कहते हैं या एंटीसोल कहते हैं। देखो आपके जो रेतीली मिट्टी है ये शुष्क में पाई जाती है जिसे एरिडोसोल कहते हैं, और अर्धशुष्क में बलुई मिट्टी पाई जाती है। अर्धशुष्क में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, बलुई मिट्टी, जिसे आप लोग एंटीसोल कहते हो। क्या कहते हो, एंटीसोल कहते हो। भूरी मिट्टी की बात करें तो इसे इंसेप्टिसोल कहते हैं। ठीक है, इसी भूरी मिट्टी को पर्वतीय मृदा या कंक्रीट मृदा भी कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को या दोमट मिट्टी को आप एल्पिसोल कहते हो। क्या कहते हो, एल्पिसोल कहते हो। और काली मृदा को वर्टिसोल कहते हो। क्या कहते हो, वर्टिसोल कहते हो। जिलों की बात करें, अब आप देखो यहाँ किसी कोष्टक में क्या है, किसी में क्या है, तो देखो मैं बताऊँ, ये जो जिले हैं, जैसे 12 जिले तो पहले थे, मरुस्थल के अंदर पहले 12 जिले आते थे, वर्तमान में कितने हैं, 16 जिले। कोष्टक में जो वर्तमान के हैं, पहले इसमें 13 थे अरावली में, अब वर्तमान में 16 है। मैदान में पहले 7 थे, सॉरी अब पहले 9 थे, अभी कितने हो गए हैं, 10 हो चुके हैं, सॉरी 9 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 9 हो चुके हैं। ठीक है, हाड़ौती की बात करें तो इसमें पहले 4 थे, वर्तमान में 7 है। कितने हैं, 7 है। अब आगे आप देखते हैं वनस्पति की, तो वनस्पति यहाँ पर शुष्क, कांटेदार, मरुदविद और जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, शुष्क, कांटेदार, मरुदविद और जीरोफाइट, यानी कि देखो कैक्टस है तो इसका मतलब ये आपके यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय जो धोक वन है ये आपके अरावली क्षेत्र में पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय पतझड़ मानसूनी वन और सवाना तुल्य कहाँ पर पाया जाता है, हाड़ौती में। और उष्णकटिबंधीय जो धोक वन है वो आपके अरावली के अंदर पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ मानसूनी वन तो मैदान में है, और धोक वन अरावली के अंदर है। किसमें है, अरावली के अंदर है। अब नदियों की बात करते हैं, और नदियों की अगर हम बात करें तो इन नदियों के अंदर देखना, सबसे पहले सर्वाधिक नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो यहाँ से तो अपने न्यूनतम निकलती है। कहाँ से, रेगिस्तान से कितनी निकलती है, न्यूनतम निकलती है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ बहुत कम है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों से ही सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। और सर्वाधिक जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो आपके मैदानों में होती है, यानी कि बहती कहाँ पर है ज़्यादा, वो मैदानों में बहती है। जन्म कहाँ से लेती है, अरावली से लेती है, यानी कि सर्वाधिक। और अगर आप सेकंड सर्वाधिक की बात करो तो हाड़ौती के अंदर ज़्यादा प्रवाहित होती है दूसरे नंबर पर, लेकिन जो मैदान है इसमें न्यूनतम होती है। और रेगिस्तान के अंदर जैसे काकने नदी एक प्रमुख नदी है, इस प्रकार की नदियाँ होती है, वो कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। खनिज की बात करते हैं तो ईंधन खनिज जो एक अधात्विक खनिज है ये आपके रेगिस्तान में पाया जाता है। ईंधन जैसे आपके पेट्रोल वगैरह हो चुका है तो ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे साइड में देखो आपके सिलेंडर वगैरह बना रखे हैं मैंने, ताकि आपको समझ में आ सके। धात्विक जो है हो गया है आपके वो सर्वाधिक भंडार। धात्विक का मतलब जो है आपके जैसे लोहा वगैरह हो चुका है, इस प्रकार के आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, अरावली के अंदर। और न्यूनतम भंडार, मैदानों में न्यूनतम भंडार है खनिजों के, मैदानों में भंडार जो है वो कम है। और अधात्विक और ईंधन, ठीक है, अधात्विक और ईंधन दोनों खनिज कहाँ पर निकलते हैं, सर्वाधिक आपके हाड़ौती के अंदर निकलते हैं। हाड़ौती में अधात्विक यानी कि जैसे कि हीरा आपके किधर निकलता है, हाड़ौती में निकलता है। जैसे हीरे कोयले ये आपके किस में निकलते हैं, हाड़ौती में निकलते हैं। समझो, पर प्रतापगढ़ के अंदर हीरे की खाने हैं, इसलिए हाड़ौती के अंदर क्या निकलते हैं, हीरे निकलते हैं। प्रतापगढ़ जो है उसका कुछ भाग आपके हाड़ौती के अंदर आता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कुछ भाग आता है, मैं कंप्लीट नहीं बोला हूँ।
सिंचाई की बात करते हैं तो नहरों के द्वारा सिंचाई होती है कहाँ पर, जैसे इंदिरा गांधी नहर हो चुकी है, आपके गंगा नहर हो चुकी है, ये नर्मदा नहर, राजीव गांधी नहर हो चुकी है। ये सारी नहरें किधर है, आपके आपके मैदान मरुस्थल के अंदर है। तो इसीलिए कैसे होती है, नहरों से उधर सिंचाई होती है। तालाब की सिंचाई सर्वाधिक आपके अरावली के अंदर होती है। अरावली प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से होती है। कुएं और नलकूपों का प्रयोग किया जाता है मैदानी क्षेत्रों के अंदर। कुएं और नलकूप खोदे जाते हैं। और नदियों से या फिर सिंचाई परियोजना का प्रयोग करके कहाँ पर सिंचाई होती है, आपके हाड़ौती क्षेत्र में होती है, नदियों से और सिंचाई परियोजना के द्वारा। शुष्क कृषि जैसे बाजरा, मोठ, इस प्रकार की खेती कहाँ पर की जाती है, आपके मरुस्थलों के अंदर। स्थानांतरित कृषि जो है वो वालर होती है और ये आपके कहाँ पर की जाती है, आपके अरावली के अंदर। सिंचित कृषि यानी कि गेहूं जो जिनको सिंचाई की आवश्यकता होती है वो कृषि कहाँ की जाती है, मैदानों के अंदर। व्यापारिक कृषि यानी कि जिनसे पैसा कमाया जा सकते हैं, मुनाफा ज़्यादा कमाया जा सके, मसाले और कपास, ऐसी खेती कहाँ होती है, हाड़ौती के अंदर होती है। इस चार्ट को देखो, ये चार्ट जो है आप इसे 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको जो है ना पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आधे से ज़्यादा चैप्टर इस चार्ट में खत्म हो जाएगा। आधे से ज़्यादा चैप्टर आपका इस चार्ट में खत्म हो जाएगा। बस आप लोगों को जो है इस चार्ट को थोड़ा समझना है, कनेक्ट करना है। क्या करना है, कनेक्ट करना है। हाँ, ये सारे आपको वैसे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ना भी लो कोई दिक्कत नहीं, पूरा पीडीएफ मिलेगा एकदम क्लीन अप, ये कोई मार्क वगैरह उसमें नहीं मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। जो अपन ने देखा अभी पढ़ा, मरुस्थल के अंदर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मैदान में कौन सी पाई जाती है, हाड़ौती में कौन सी पाई जाती है। तो हमको पता है कि मरुस्थल के अंदर जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। देखो अभी जस्ट मैंने यहाँ पर बताया था वनस्पति वाले के बारे में 10वें नंबर पर कि वनस्पति जो है आपके कौन सी पाई जाती है। तो देखो वापस से एक बार बता देता हूँ आपको इसको। तो शुष्क, कांटेदार और मरुद्भिद वनस्पति या जीरोफाइट वनस्पति कहाँ पाई जाती है, मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय धोक वन की वनस्पति अरावली के अंदर पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय आपके पतझड़ मानसूनी वन आपके मैदानों में, मैं से मानसून, मैं से मैदान, ऐसे याद कर लीजिए। मतलब ट्रिक कहीं से भी ढूंढ के लाओ, आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। सवाना तुल्य आपके कहाँ पाई जाती है, हाड़ौती के अंदर पाई जाती है। चलिए, थार के मरुस्थल का ढाल किस दिशा के अंदर है, जो थार का जो मरुस्थल है उसका ढाल कौन सी दिशा में है। तो अब आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए कि थार के मरुस्थल का जो ढाल है वो कौन सी दिशा में है। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपको एक दिमाग लगाना है कि अगर ढाल उत्तर की तरफ होगा, अगर थार के मरुस्थल का ढाल उत्तर की तरफ होगा या पश्चिम की तरफ होगा या पूर्व की तरफ होगा, ठीक है, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण, आप कौन सी दिशा में, इसका पता कैसे लगा सकते हो। आप एक आइडिया लगाइए। थार के अंदर एक मतलब रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी नदी बहती है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदियों में तो नहीं है किंतु उसका जो अपवाद क्षेत्र है राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। ऐसी एक नदी है, क्या नाम होगा उसका, उसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है उसका, लूनी नदी उसका नाम है। और यह नदी आपके कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में जाती है, ये अजमेर के इधर से निकलती है, नाग पहाड़ से, और ये आपके किधर जाती है, दक्षिण में जाती है, अरब सागर की तरफ। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि मरुस्थल का ढाल जिस साइड में ढाल होगा उसी साइड में नदी बहेगी। तो ढाल किधर है आपका अगर मतलब मरुस्थल का ढाल देखोगे तो पश्चिमी दिशा इधर है और दक्षिण दिशा इधर है। तो आपका अगर ये जो नदी है ये इधर से इधर बहती है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो नदी है ये नदी आपके दक्षिण पश्चिम, ये पश्चिम दिशा, ये दक्षिण दिशा। तो कौन सी दिशा हो चुकी है, दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा। अब आप यहाँ देखो कि आपको ऐसी कौन सी जो ऑप्शन है उसके अंदर दक्षिण पश्चिम दिख रही है। तो देखो यहाँ उत्तर पश्चिम है, गलत हो चुका है, और दक्षिण पूर्व है, ये ऑलरेडी गलत हो गया। दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम गलत हो चुका है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम यानी कि उत्तर पूर्व से निकलती है और दक्षिण पश्चिम की तरफ चली जाती है। ये आपका सही हो जाएगा। इसमें आंसर पूर्व से पश्चिम में गलत हो चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा की तरफ क्या कौन सी नदी बहती है, अरावली नदी बहती है। अब थोड़ा सा अपन लोग जो है मरुस्थल को समझेंगे। मरुस्थल को अपन लोग जैसे क्लियर करते हैं उसके बाद अपने दो चार्ट और रहेंगे, इनको अपन लोग आराम से कवर करके और ये आज की क्लास को यहाँ पे ठीक है ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। उसके अंदर आपको जो है हर देखो ऐसे ही चित्रों से समझाया जाएगा, इसलिए आप नो टेंशन होकर चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि आप खुद देख सकते हो शायद ये जो चित्र है ना, ये चित्र आपके दिमाग में छप जाएंगे अगर आपने ध्यान से क्लास को देख लिया। और इतनी गारंटी देता हूँ जिस बच्चे ने ये क्लासें ली है उसका कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस फ़र्क इतना सा है कि ये आपकी क्लासें लेने के बाद PDF टेलीग्राम पे आती है, उसको रिवाइज मारते रहो। PDF को पढ़ने में मैं क्या कह रहा हूँ आपके 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप जैसे अभी इस क्लास की अपन लोग बात करते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा एक बार सिर्फ से बता देता हूँ। जैसे इसमें एक चार्ट हो चुका है, 2 चार्ट हो चुके हैं, तीसरा चार्ट, ठीक है, उसके बाद आपके चौथे नंबर पर चार्ट आया, 5वें नंबर पर चार्ट आया, ठीक है, 6वें नंबर पर ये चार्ट आया, और 7वें नंबर पर आपके ये चार्ट है, 8वें नंबर पर ये चार्ट है। यानी कि इस क्लास में कितने, केवल 8 चार्ट है।
मान लीजिए आपके 5 क्लासें आती है, तो मतलब 40 जो चार्ट होंगे, अपने 40 चार्ट होंगे, पर चित्रों से समझेंगे तो 40 जो पेज है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, आधे घंटे में तो आपके ये भौतिक प्रदेश खत्म है। अगर आप नोट्सों की कॉपी लेके बैठोगे, 80 से 90 पेज के आपके नोट्स बन के पड़े होंगे, भौतिक प्रदेश होंगे, 80 से 90 पेज के भौतिक प्रदेश के नोट्स बना रखे होंगे। 50 से तो ज़्यादा ही होंगे पेज, अगर 50 से ज़्यादा ही होंगे, उसमें भी आपको नक्शा बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, फिर भी उसके बाद क्या नहीं होती, याद नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से डायरेक्टली पढ़ोगे ना, तो ये चित्र आपके बच्चों के जो तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इसमें आपके चित्र आपके दिमाग में छप जाएंगे। चलो अब जो है अपने टॉपिक पे आते हैं। अब आपका डिसीजन आपका है, मेरा समझाने का काम था। देखो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं को देखें तो ये सबसे नवीनतम और युवा मरुस्थल है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा और जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का उच्च जन घनत्व है और सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है, और इसे रुक्ष प्रदेश कहा है। किसने कहा? ईश्वरी प्रकाश सिंह ने। चलो अब आपको जो है मैं इसके जो ये जो शब्द आए हैं, 4 चीजें आई हैं अपने सामने प्रमुख विशेषताओं के अंदर, की फैक्टर्स के अंदर, ठीक है, फीचर्स के अंदर, अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं। कैसे समझते हैं? चलिए, नवीनतम युवा मरुस्थल क्यों कहा? उष्णकटिबंधीय गर्म क्षेत्र है ये, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये आती है कि इसे नवीनतम युवा मरुस्थल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लेटेस्ट अभी इसी युग के अंदर बना है। हमने अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि ये क्या है, सबसे नवीनतम बना हुआ आपके नवीनतम प्रदेश है। क्या है आपका सबसे नवीनतम प्रदेश है। अब यहाँ पर अपन थोड़ा आगे चलते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा और जनसंख्या पर निवास करती है। अब देखो विश्व के आधार पर इसका डिवाइडेशन किया गया है। तो अगर हम देखें तो आपके विश्व के अंदर मरुस्थल, जैसे अरब के देशों में मरुस्थल फैला हुआ है, पाकिस्तान में मरुस्थल है, अफगानिस्तान में मरुस्थल है, वैसे भारत में भी मरुस्थल है। और भारत में उस मरुस्थल को अपन लोग थार का मरुस्थल कहते हैं। तो भारत में जो मरुस्थल है 4 राज्यों में है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब, हरियाणा, इनमें विस्तार है इसका। तो ये जो मरुस्थल है, और जो अलग देशों का जो मरुस्थल है, उनके मरुस्थल में जो वर्षा होती है, उन मरुस्थलों में जो जनसंख्या पाई जाती है, उन जनसंख्या से, उन वर्षा होने के कारण से यहाँ पर राजस्थान वाले यानी कि भारत में जो थार का मरुस्थल है, इसमें उनसे कई गुना ज्यादा वर्षा होती है। इसमें जो है अपने उनसे कई गुना ज्यादा जनसंख्या भी निवास करती है। यानी कि विश्व के मरुस्थलों के अगर आप लोग तुलना करोगे तो उनसे इस मरुस्थल में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अगर देखिए उच्च जनघनत्व, यानी कि उन मरुस्थलों में जितना जनघनत्व है उससे कई ज्यादा यहाँ पर जनघनत्व निवास करता है। यानी कि 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर रहते हैं। उनमें इतनी जनसंख्या यानी कि इतने लोग नहीं रहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कहने का मतलब ये रुक्ष प्रदेश है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो है आपके जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं यहाँ पर, इसीलिए क्या कहते हैं इसे सर्वाधिक जैव प्रदेश, जैव विविधता वाला प्रदेश, और इसे रुक्ष प्रदेश कहा है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद सिंह ने। अब भौगोलिक विस्तार की हम बात करें तो भौगोलिक विस्तार में इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर। 2,38,254 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्र है? आपके थार के मरुस्थल का है। और विश्व का 17वां या 18वां क्या है? ये 17वां या 18वां दोनों में से कोई एक है, इसका अभी कंफर्म नहीं है। बड़ा क्या है? मरुस्थल है। विश्व का 17वां 18वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। लगभग 18वां बताते हैं। तो विश्व का 18वें नंबर का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपके थार का मरुस्थल है, जो आपके भारत की 4 राज्यों में फैला हुआ है। अब देखो थोड़ा अपन इसको समझते हैं। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो भारत के अंदर थार जो है, भारत में कुल थार में राजस्थान का हिस्सा कितना है उसको समझते हैं सबसे पहले। और देखो गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इनके अंदर अलग थार का मरुस्थल है, यानी कि इनका भाग अलग है और राजस्थान का भाग अलग करते हो तो पूरे भारत में जो थार का मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल अपन ने देखा कितना है, ठीक है। ये जो 2,38,000 है पूरे थार के मरुस्थल का है। पाकिस्तान कहाँ से होके अलग गया? भारत से होके अलग गया। तो जब ये भारत से अलग होके गया तो इसमें से कुछ भाग आपका मरुस्थल का किस में चला गया? पाकिस्तान में चला गया। और भारत में कितना रह गया? 2,31,100। देखो चीजों को उलझाओ मत। आप चीजों को अगर उलझा रहे हो तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। अगर आपकी उलझ चुकी है चीजें, देखो समझने की फिर कोशिश करना कि जो थार का जो मरुस्थल है आपके भारत में इसका विस्तार है, ठीक है। किसमें है? भारत के अंदर इसका विस्तार है। अब भारत से अलग होकर कौन गया? पाकिस्तान गया।
पाकिस्तान अगर भारत से अलग होकर गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देखो कि बॉर्डर पर कौन है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान में से क्या कहते हैं, चेलिस्तान कहते हैं, और अपन क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल कहते हैं। बस नाम चेंज कर दिया, जैसे भारत का नाम बदल कर उधर उन लोगों ने पाकिस्तान कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से मरुस्थल का नाम बदलकर उन्होंने क्या कर दिया, चोलिस्तान कर दिया। क्या कर दिया, चोलिस्तान कर दिया। अब एक चीज को समझो कि ये जो पूरा मरुस्थल था उस समय जब अलग नहीं हुए थे, उस टाइम पे इसका पूरा क्षेत्रफल था 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। कितना था, 2,34,254 वर्ग किलोमीटर। अब अगर हम देखें तो इसका भारत में विस्तार कितना है, 4 राज्यों में इसका विस्तार है। कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, 4 राज्यों में इसका विस्तार है। इन 4 राज्यों के अंदर अगर हम देखें तो 2,31,100 किलोमीटर, कितना, 2,31,100 किलोमीटर किस में है, कंप्लीट भारत में है। और इन चारों राज्यों के अंदर थोड़ा 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 आके और इसके 4 टुकड़े हो जाते हैं 2,31,100 किलोमीटर के। इसको अपन आगे देखेंगे टुकड़ों को, लेकिन मैं बता रहा हूं कि भारत के अंदर 2,31,100 किलोमीटर क्या करता है, आपके थार का मरुस्थल है। और वहीं पर बचा कुचा कहां पर गया, पाकिस्तान में गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका है यहाँ का तक का कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि पूरे भारत में जितना भी आपके थार का मरुस्थल है 2,31,100 वर्ग किलोमीटर, इस 2,31,100 वर्ग किलोमीटर का कुल 62% यानी कि 3/5वां भाग, कुल 62%, यानी कि हम इसे कह सकते हैं 3/5वां भाग, ठीक है। यानी कि 3/5वां भाग हो चुका है। तो ये जो क्षेत्र है कुल 62% जो राजस्थान के अंदर निवास, यानी कि राजस्थान के अंदर है थार का मरुस्थल, 2,31,100 वर्ग किलोमीटर का 62% किस में है, राजस्थान के अंदर है। किसके अंदर है, राजस्थान के अंदर है। यानी कि 1,75,000 कहाँ पर है, थार पूरा कंप्लीट ही राजस्थान के अंदर है। और बाकी का जो बचा है वो गुजरात, हरियाणा, पंजाब के अंदर फैला हुआ है। इससे अपने को कोई काम नहीं है, तो इसका परसेंट, इनका किलोमीटर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को राजस्थान से मतलब था, परसेंट लिखा, भाग लिखा, ठीक है। उसके अलावा आपके किलोमीटर लिखा। हम देखते हैं कि विश्व के अंदर 2,38,254 वर्ग किलोमीटर क्या है, आपके थार का मरुस्थल है, ठीक है। थार का मरुस्थल है विश्व के अंदर, ठीक है। उनका अलग है, अरब देशों का अलग है। आपके केवल भारत और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। इसके अंदर 2,38,254 वर्ग किलोमीटर क्या है, थार है। जिसमें से भारत के अंदर कितना है, 2,31,100 वर्ग किलोमीटर। अब भारत के अंदर कितना है, 2,31,100 वर्ग किलोमीटर। 4 राज्यों में, तो सब में अपने अपने हिसाब से डिवाइड है। जिसमें राजस्थान के अंदर 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्या है, थार का मरुस्थल है। अब देखो इसे ज्यादा बार बार दोहराएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। एक टाइम पर आप लोग इसे क्या करना, बैठ के आराम से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं कि अपने जो राजस्थान है इसके अंदर जो है आपके कितना मरुस्थल है, आपके 61.11% क्या है, मरुस्थल है। यानी कि आपके राजस्थान का 2/3 भाग क्या है, आपके मरुस्थल है। अब ये चीज़ें मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूँ, जो डाटा सरकार ने दे रखा है उसी अकॉर्डिंग क्या बताया जा रहा है, आपके रेगिस्तान, इनका क्षेत्रफल बताया जा रहा है। ये भारत सरकार का डाटा अपन देख रहे थे। अब राजस्थान सरकार कहती है कि राजस्थान के अंदर 2,09,000 क्या है, मरुस्थल है। क्या है, 2,09,100 किलोमीटर क्या है, मरुस्थल है। लेकिन भारत सरकार अलग बताती है और राजस्थान सरकार अलग बताती है डाटा, तो आपको दोनों का याद रखना है, अलग अलग डाटा। इसके अलावा हम देखें तो जो मरुस्थल है इसको 2 भागों में बांटा था, उसको अपन लोग चर्चा कर चुके हैं। अपन ने मरुस्थल को समझ लिया है कि मरुस्थल भारत के अंदर कितना है, राजस्थान के अंदर कितना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अरावली के पश्चिम में 58% है मरुस्थल। अरावली के पश्चिम में कितना प्रतिशत मरुस्थल है, 58% है। बाकी का 2-3% जो है वो आपके अरावली के इस साइड में है, ठीक है। अरावली के कौन सी साइड में, यानी कि अरावली के थोड़ा बहुत बीच बीच में जो छेद कटी फटी अरावली है उसमें क्या है, मरुस्थल का कुछ विस्तार है। थोड़ा बहुत इधर आ चुका है, यानी कि मरुस्थलीकरण विस्तार हो रहा है, तो वो इस प्रकार से जो है थोड़ा बहुत इधर आ चुका है। बाकी 58% किधर है, अरावली के पश्चिम, यानी कि ये जो है 58% है कंप्लीट मरुस्थल। अब देखो ज्यादा बातों को नहीं घुमाएंगे वरना आप लोग उलझ जाओगे। आराम से 1-2 बार बैठ के इनको समझने की कोशिश करना, कनेक्ट करने की कोशिश करना, क्वेश्चंस को करते थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन लोगों ने कंप्लीट चीज़ों को समझा नहीं है, बट अपन लोग जो है थोड़ा बहुत क्वेश्चंस को करेंगे तो अपन लोगों को जो है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अपन लोग जो है इसके बाद में इन चीज़ों को समझेंगे ताकि अपने जो है हर चीज़ को अपन लोग क्लियर कर सके। यही मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर जो 12 जिले हैं, 16 जिले हैं, अपन इनको समझने वाले हैं। इसके अलावा इसकी ऊंचाई वगैरह को अपन लोग समझेंगे, कितनी इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में अपन लोग मरुस्थल की जो है ढाल वगैरह प्रमुख विशेषताएं हो चुकी है, कौन कौन सी सिंचाई, किससे इसकी सिंचाई की जाती है, इसका सीमांकन कैसे किया जाता है, उन सबको अपन लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए अब अपन लोग जो है अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अपने टॉपिक पर अपन देखते हैं, यहाँ पर अपन ने इसे कवर किया। अब क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार कितना है। तो देखो राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार, ये जो क्वेश्चन है ये अपन लास्ट में ऐड करने
करें तो सबसे बेटर रहेगा, बट फिर भी मैं आपको अब यहाँ पे आंसर बता ही देता हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा कि इसकी लंबाई जो है वो 640 किलोमीटर है। कितनी है लंबाई? 640 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है, 300 किलोमीटर क्या है चौड़ाई है। और लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर है। पश्चिमी रेतीले मैदान में कितने प्रतिशत क्षेत्र को बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहा जाता है? पश्चिमी रेतीला जो मैदान है यानी कि मरुस्थल जो है उसमें बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है? बालू का स्तूप मुक्त का पूछा गया है, युक्त का नहीं पूछा गया। युक्त कितना है? 58.50 है। कितना? 58.50। और मुक्त कितना है? वो है आपका 41.50। आपके बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है? 41.50। और युक्त प्रदेश कितना है? 58.50। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। राजस्थान में लघु मरुस्थल और महान मरुस्थल के बीच कौन सी चट्टान भूमि पाई जाती है जिसे हम हमादा कहते हैं? यहाँ पर अब आप लोगों को समझाना पड़ेगा, इसमें बहुत डिटेल है, तो अपन लोग जो है इसे आगे की स्लाइड के अंदर वापस एक बार रिवाइंड करने के लिए रिपीट करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ समझाएंगे चार्ट, पहले क्वेश्चन के डेफिनेशन को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। मैं यहाँ टिक लगा के निकल जाऊँगा तो आपका रिविजन भी नहीं होगा और आप लोग जो है यहाँ पे रह जाओगे। जैसे अपन ने एक क्वेश्चन कर लिया, चलो कोई बात नहीं, इसे कर लिया तो, बट अब अपन लोग इसे नहीं करने वाले। ठीक है, आपके लिए अब राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार आपको बताने की मृदा कौन सी पाई जाती है। अपन ने पढ़ा वहां पर शुष्क और अर्ध शुष्क क्या है, आपकी जलवायु है, और रेतीली और बलुई मृदा वहां पर पाई जाती है। रेतीली मृदा को क्या कहा जाता है? एंटीसोल कहा जाता है। वहीं पर सर एरिडोसोल कहा जाता है, और वहीं आपकी बलुई मिट्टी को एंटीसोल कहा जाता है। तो एंटी और एरिडोसोल किधर पाई जाती है? आपके पश्चिमी मरुस्थल में। तो एंटी और एरिडोसोल किधर पाई जाती है? पश्चिमी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। अब अपन लोग जो मरुस्थल में जो झीलें हैं उनको पढ़ेंगे, इसकी क्या भौतिक विशेषता है उनको पढ़ेंगे, और इसकी वनस्पति क्या है उसको अपन लोग समझते हैं। देखो झीलों को अगर हम समझे कौन कौन सी झीलें हैं, तो देखो पहले कितने थे? 12 जिले थे। अब वर्तमान में कितने हो चुके? 16 जिले हो चुके हैं। तो अपन ये भी समझेंगे 4 जिले कौन से बड़े, उनको भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि उनको स्किप कर देंगे, नहीं करने वाले। देखो सबसे पहले तो अपन लोग जो है इनके बारे में ट्रिक को देखते हैं, और ट्रिक क्या कहती है कि बीका व शेखा जोधा से ना मिले। ठीक है, ट्रिक क्या है कि बीका व शेखा जोधा से ना मिले। ठीक है, बीका व शेखा किससे ना मिले? जोधा से ना मिले। बीका से हो गया बीकानेर संभाग, शेखा से हो चुका है शेखावाटी, जोधा से हो चुका है जोधपुर संभाग, और ना से हो चुका है अजमेर संभाग का जो नागौर जिला है वो। अब फिर से एक चीज को समझो, बीकानेर संभाग कंप्लीट आएगा जिसमें बिग चूहा इसकी ट्रिक है, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। ठीक है, और शेखावाटी के अंदर कौन कौन आएगा? तो सिक्कर और झुंझुनू ही आएगा। ठीक है, सिक्कर क्यों आएगा? क्योंकि चूरू तो ऑलरेडी अपने बीकानेर संभाग में आ चुका है। चूरू किधर आ चुका है? बीकानेर संभाग में, इसलिए शेखावाटी के सिक्कर और झुंझुनू। तो आप कह सकते हो सिक्कर, चूरू, झुंझुनू आपका कंप्लीट, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ भी आपके आ चुके हैं। अब जोधपुर संभाग के आपके 7 जिले होते हैं, 8 जिले होते हैं आपके जोधपुर संभाग के अंदर, जिसमें से अपन लोग देखते हैं तो जैसलमेर, जोधपुर, झालोर, पाली, फलोदी, बालोतरा आपके आ चुके हैं, बट सिरोही नहीं आया। ठीक है, सिरोही नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसलमेर ट्रिपल जे बसपा, जैसलमेर, जोधपुर, झालोर ट्रिपल जे बसपा, बाड़मेर, सिरोही स नहीं आया, स का मतलब सिरोही, वो नहीं आया, पा आ गया यानी कि पाली आ चुका है। फलोदी और बालोतरा 2 नए जिले। अभी इनमें तो कोई भी 2 नए जिले नहीं थे, बट इसमें 2 नए जिले आए हैं, फलोदी और बालोतरा, यानी कि हम कह सकते हैं 2 तो अपने को मिल चुके हैं। अब 2 कहाँ छुप रहे हैं, चलो उनको भी ढूंढते हैं। अजमेर संभाग के अंदर कौन कौन आता है? तो नागौर आता है, एक आपका डीडवाना और ब्यावर, 2 नए जिले आ चुके हैं, डीडवाना, ब्यावर। तो 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो अपन क्या कह सकते हैं? 4 नए जिले। 12 तो ये ऑलरेडी ही है, 4 नए जिले कौन से है? फलोदी हो चुका है, बालोतरा हो चुका है, डीडवाना हो चुका है, और ब्यावर हो चुका है। ये आपके किस में आते हैं? आपके मरुस्थल के अंदर नए जिले हैं। बाकी 12 ऑलरेडी है, तो 16 जिले आपके किस में हो चुके हैं? मरुस्थल के अंदर हो चुके हैं। भौतिक विशेषताओं की बात करते हैं, मरुस्थल की भौतिक विशेषता है तो मरुस्थल की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 200 से 300 मीटर है। सामान्यतः इसे 150 मीटर भी कहते हैं। तापमान देखें तो अधिकतम 49 सेल्सियस डिग्री जाता है। ग्रीष्म टाइम के अंदर, ग्रीष्मकालीन समय में आपके कितने सेल्सियस डिग्री चल जाता है? 49 सेल्सियस डिग्री। और सर्दियों के अंदर -3 सेल्सियस डिग्री तापमान चला जाता है। औसत वर्षा की बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है, और आपकी जो अर्धशुष्क है उसके अंदर लगभग 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है। ठीक है, कभी कभी होती है। और आर्द्रतम स्थान की बात करें कि सबसे जो
आर्द्र स्थान है वो कौन सा है? पीपलूद। कौन सा? पीपलूद। और एक रानीवाड़ा। पीपलूद कहाँ है? बालोतरा में। और रानीवाड़ा कहाँ है? जालौर के अंदर। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए आर्द्रतम स्थान राजस्थान के संदर्भ में, किसके संदर्भ में आपसे पूछा जाए राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रतम स्थान कौन सा है, तो आपको माउंट आबू लगाना है। और अगर पूछा जाए मरुस्थल का सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा है, तो आपको पीपलूद लगाना है। या फिर ऑप्शन में रानीवाड़ा है, पीपलूद नहीं है, तो आपको रानीवाड़ा लगाना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वनस्पति की बात करते हैं कि प्रमुख वनस्पति की, तो खेजड़ी हो चुके हैं, रोहिड़ा हो चुका है, कैक्टस हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर केर, बेर, आंख, बबूल, फोग, नागफनी, ग्वारफाटा, धतूरा, धोक, जाल, रुंज, होहोबा, खीब और कंठीली झाड़ियाँ। अब देखो क्लासों के अंदर इनके नाम बता दिए जाते हैं, बट इनके बारे में बताया नहीं जाता। देखिए भाई, इनके चित्र वगैरह अगर अपन टीचर से पूछे तो टीचर क्या कहता है, गूगल पे सर्च कर लो। आपको सर्च करने जितना टाइम नहीं दिया जाएगा हम लोगों की तरफ से, आपको ऑलरेडी हम लोग ऐड करके देंगे ताकि आपको जो है टाइम वेस्ट ना हो आपका। खेजड़ी, रोहिड़ा, कैक्टस देख लो, सबका चित्र एकदम सही है। केर, बेर, आंख हो चुकी है, बबूल हो चुका है, बबूल का भी पेड़ ही है, फोग हो चुका है, नागफनी, ग्वारफाटा, धतूरा, धोक, जाल, रुंज, होहोबा, खीफ और कंटीली झाड़ियाँ। ये सब क्या है? अपने वनस्पतियाँ हैं। कहाँ की? रेगिस्तान की। अब है अपन लोग जो है आगे रेगिस्तान यानी कि राजस्थान मरुस्थल की इस्तेलाह करते हुए जल संसाधनों के ऊपर चर्चा करते हैं। इसके बाद अपनी ये क्लास जो है ख़त्म होती है। अब अपन लोग इसके ऊपर कंप्लीट चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले अपन लोगों की है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन लोग देखते हैं कि राजस्थान मरुस्थल की इस्तेलाह करती व जल संसाधनों के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें इस्तेलाह करती और ढाल की प्रमुख विशेषताओं को समझते हैं। राखी मरुस्थल का ढाल किधर है और यहाँ पर जो स्थल जो है उनकी दिशाओं के अनुसार, यानी कि देखो जैसे भारत में, राजस्थान में, इनमें अपन दिशाओं को क्या कहते हैं? उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ठीक है। उसी प्रकार से अपने मरुस्थल के अंदर जो उत्तर दिशा है उसे थली कहते हैं, जो पश्चिम दिशा है उसे क्या कहते हैं? उसे पश्चिम दिशा को रेगिस्तान कहा जाता है, ठीक है। शुष्क रेगिस्तान कहा जाता है किसको? पश्चिमी रेगिस्तान को, सॉरी, आपके जो पश्चिमी राजस्थान है यानी कि पश्चिमी जो मरुस्थल है उसको शुष्क रेगिस्तान कहते हैं, उत्तरी मरुस्थल को थली कहते हैं और दक्षिणी मरुस्थल को तली कहते हैं। अधिकतम नीचा भाग है दक्षिण का, मैंने पहले बता दिया। और मारवाड़ किसे कहते हैं? पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं, ठीक है। ढाल की बात करें तो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम, ठीक है। किधर? दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये दिशा ये एरो ऐसे बनाया गया है, बट आपको दिशा खुद कनेक्ट करनी है कि ये उत्तर पूर्व है, ठीक है। ये उत्तर पूर्व है और इधर से इस साइड की दक्षिण पश्चिम, ये आपका ढाल है मरुस्थल का, ठीक है। ये तो आपको केवल एरो ऐसे समझाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा अगर अपन एक चीज़ को और समझे तो आप यहाँ देखोगे तो उत्तर जो है थली और यहाँ पर दक्षिणतम तली, यानी कि सबसे नीचे है। और लूनी बेसिन गोरवाड़ प्रदेश क्या है? इनके मध्य में है, यानी कि जल है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो जल है भरने के बाद इधर ही निकलेगा दक्षिण पश्चिम की तरफ ही, इसलिए जो है आपकी जो लूनी नदी है वो कौन सी दिशा में बहती है? आपके दक्षिणी दिशा के अंदर बहती है, दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर। चलिए, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली के विपरीत है ये, आपके कौन सी दिशा में है? देखो यहाँ से लेकर इस साइड में है ये मरुस्थल जो है उसका ढाल। अब आपकी अरावली इधर से स्टार्ट होती है और इधर से लेकर उधर की तरफ इसका विस्तार है, यानी कि ये अरावली के विपरीत कौन है? मरुस्थल है, ठीक है। इसका ढाल अरावली के विपरीत है। प्रमुख चोटियाँ डोरा जो है आपकी 869 मीटर जो जालौर के अंदर है। और प्रमुख अभ्यारण्य है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जीवाश्म उद्यान कहते हैं। प्रमुख बांध जवाई बांध, ठीक है। क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। और प्रमुख नदियाँ लूनी व घग्गर नदी है, ठीक है। और गंगा नहर की बात करें तो आपके मरुस्थल के अंदर है। इंदिरा गांधी नहर की बात करें, IGNP आपके मरुस्थल में है, जिसे आप क्या कहते हो? राजस्थान की जीवन रेखा, पश्चिमी राजस्थान की, या फिर मरुस्थल की गंगा भी कहते हो। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना हनुमानगढ़ जिले की जीवन रेखा है। और गंगा नहर श्रीगंगानगर की जीवन रेखा है। नर्मदा नहर गुजरात से आती है और नर्मदा जो नहर है इसे मारवाड़ की भागीरथी कहते हैं और जालौर बाड़मेर की जीवन रेखा कहते हैं। और मारवाड़ का अमृत सरोवर, जवाई बांध, मारवाड़ की भागीरथी, नर्मदा नदी। अब यहाँ बात करते हैं तो आपके उत्तर पूर्व में हरियाणा, उत्तर में पंजाब दिशा जो सीमा लगाता है, और पश्चिम में रेड क्लिफ रेखा जो है इस मरुस्थल को टच करती है। और वहीं दक्षिण के अंदर गुजरात टच करता है इधर। और अगर आप पूर्वी अरावली से 50 सेंटीमीटर से वर्षा रेखा करती है, हमने यहाँ पर देख लिया था, इससे यहाँ पर अरावली जो है मरुस्थल को टच करती है, ठीक है। ये सब कुछ क्या हो चुका है? एक बेसिक हो चुका है। अब अपन लोग अपने प्रश्न उत्तरों को करें तो हाड़ौती पठार में से किस प्रकार की मृदा प्रधानता होती है? हाड़ौती के अंदर कैसी मृदा पाई जाती है? काली, जिसे वैज्ञानिक भाषा में वर्टिसोल कहते हैं। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक जनघनत्व रखता है? हमने पढ़ा मैदानी प्रदेश क्या रखता है? सर्वाधिक जनघनत्व। दूसरे नंबर पर हाड़ौती और सबसे कम पर ये आपके मरुस्थलीय क्षेत्र। तो सर्वाधिक कौन रखता है? मैदानी क्षेत्र। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कहता है कि भारत के कुल थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के अंदर है? तो 62% किस में है? राजस्थान के अंदर है।
है। और राजस्थान के अंदर अगर आप राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार देखोगे तो 61.11 है। वहीं भारत का आप देखोगे तो 62% है, जो 3/5वां भाग है कुल मरुस्थल का। मारवाड़ की भागीरथ किस नहर को कहा जाता है? हमने देखा नर्मदा नहर को क्या कहते हैं? मारवाड़ की भागीरथ। मैं पूछता हूँ मारवाड़ का अमृत सरोवर है, तो आपका आंसर होगा जवाईमान। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? IGNP को क्या कहते हैं? पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं, यानी कि मारवाड़ की गंगा भी आपके IGNP को ही कहते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन लोगों ने जो है हर एक चीज़ को समझा है, हर एक क्वेश्चंस को किया है। एक चीज़ अपन लोगों ने यहाँ पर जो है मिस कर दी है। अब वो चीज़ क्या है कि अगर हम लोग देखें तो राजस्थान में लघु और महान मरुस्थल के बीच में कौन सी चट्टानी भूभाग पाया जाता है? तो लघु और महामरुस्थल के बीच में, जिसे अपन लोग हमादा कहते हैं। अब आप लोग देखोगे तो अपन लोगों ने नोट्सों में इसी चीज़ को कहीं पढ़ा नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को अपन लोग जो है कल की क्लास में ऐड करें और इस क्वेश्चन को अपन लोग कल सोल्व करें। मैं यहाँ पर आंसर बता के चला जाऊँगा, उसमें कोई मतलब नहीं है, कोई मज़े वाली बात नहीं है। आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मज़े भी आते हैं। तो अपन लोग जो है इसको कल वाली क्लास में ज़रूर ऐड कर देंगे आपके लिए। अब सबसे पहले अपन लोग एक बात करते हैं कि ये क्लास अपना यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। अब आपको मैं एक जानकारी दूं तो आप लोग जो है आप लोग इस क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट से ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पर अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आती, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पर आपको समझा दूंगा मैं आराम से, ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो। और इसके अलावा अगर आप लोग जो है ऐसी क्लासें मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरिट मंत्रा को। किसे कर लीजिए? मेरिट मंत्रा को। और यूट्यूब पर फालतू कहीं पर भी मत दौड़ लगाइए कि MCQs के लिए अलग क्लास देख रहे हैं, नोट्स के लिए अलग क्लास देख रहे हैं। एक ही क्लास देखो ना जिसमें नोट्स भी आ जाए, जिसमें MCQs भी आ जाए, सब कुछ आ जाए। नोट्स शॉर्ट भी है यही लॉन्ग भी है। क्लास देखोगे तो आपके लिए लॉन्ग हो जाएंगे, और अगर आप खुद इसे जो है PDFs को पढ़ोगे तो शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको जो है हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बस कमी है तो अपनी कोचिंग में डिजिटल बोर्ड की। वो क्यों है? क्योंकि आप लोग सपोर्ट अभी कर नहीं रहे हो। आप जिस दिन सपोर्ट करोगे चैनल पे 10K सब्सक्राइबर करा दोगे, 10K यानी कि 10,000 सब्सक्राइबर आप करा देते हो। आप दूसरे चैनल वालों के तो लाखों में सब्सक्राइबर करा देते हो। अगर आप इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कराते हो तो डिजिटल बोर्ड आपकी कोचिंग में लग जाएगा, और मैं फेस टू फेस आपको लाइव डेली क्लास लेकर पढ़ाऊँगा, ठीक है। और वो भी इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पढ़ाई में कभी कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपसे बड़े से फीस वगैरह जो है हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पढ़ाई के अंदर भी हम लोग कंजूसी कर दें, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो है 1 फरवरी, आप डेट नोट कर लीजिए, कोई विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो 1 फरवरी को विजिलेंस क्षेत्र के अंदर हम लोग अपनी ऑफलाइन सेंटर ओपन करने जा रहे हैं। आइए वहाँ पर विजिट करना 1 फरवरी के दिन, और ज्वाइन ज़रूर करना। अब अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।